स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपका तीनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है एनटीपीसी का 10 जून का वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा डिस्कस करने का पैटर्न जो होगा वो सेम इट इज़ कल की तरह होगा। पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को और उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हिंट मिला है वो आपको हिंट देने का कोशिश करेंगे। और सुबह की फर्स्ट शिफ्ट में जो आपको वॉइस प्रॉब्लम हुआ उसके लिए रियली सॉरी, वो थोड़ा बैकग्राउंड में इशू था तो इस वजह से सॉरी। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, एआई एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी। तो सह अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच होता है। तो अगर हम अभ्यास खंजर की बात करें तो जो खंजर युद्ध अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया जाता है। पुडुचेरी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो पुडुचेरी के गठन की बात करें तो ये आपका 1962 में पुडुचेरी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या क्या प्रतिशत है। तो जनसंख्या हम आपको पहले भी कई बार करा चुके हैं और अभी भी हमने आपको कराया था वायसराय और इम्पोर्टेंट जो एक्ट थे वो और सेंसस। तो ये प्रश्न वहीं से पूछा गया है डायरेक्ट। 31.16% जो है वो भारत में शहरी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगला प्रश्न आपका करंट का प्रश्न पूछा गया था, सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मनोज सिन्हा जी को सम्मानित किया गया था सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जो तत्वों की संख्या है ये आपके टोटल 94 तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये आपकी 1995 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर जो है वो इसका जिनेवा में है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है। तो जिला स्तर की जो परिषद होती है इसको हम क्या कहते हैं। तो जिला पंचायत, जिला विकास परिषद, मंडल परिषद या जिला परिषद। तो जिला परिषद वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। अगर इनमें से कोई और अन्य ऑप्शन दिया जाता है तो जितने भी आपको 1 2 3 4 नाम दिख रहे हैं, चार में से ये हम चारों नाम से जानते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में जो मैंने कन्फर्म किया है वो जिला परिषद दिया गया था। तो उसका राइट आंसर जो था वो जिला परिषद ही था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, प्ले अंटिल बॉलर्स डाई। ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। तो ये जो है पुस्तक नहीं, ये कथन कहा गया था, सॉरी ये कथन जो है प्ले अंटिल बॉलर्स डाई, ये जो भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे सुनील गावस्कर, इनके द्वारा कहा गया था कि प्ले अंटिल बॉलर्स डाई। अगला प्रश्न है आपका, टेराकोटा हड़प्पा में कहाँ से मिले हैं। तो सिंध और पाकिस्तान पंजाब के स्थलों में से टेराकोटा ये प्राप्त हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स तरीके से पूछा गया था। तो जो इनका गरीबी लोगों का जो अनुपात इनका निकाला जाता है वो लोगों की संख्या के अनुपात में ये निकाला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम धर्म की बात करें तो इसने जैन धर्म को अपनाया था। मत्स्य पालन के लिए कौन सी क्रांति शुरू की गई थी। तो नीली क्रांति जो है ये आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे देखें तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो 2025 है ये आपको RBI को दिया गया था। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रामसर पुरस्कार 2024 किसे मिला है। तो जय श्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आता है आपका, अनुच्छेद 243W से संबंधित क्या है। तो नगर पालिकाओं के कार्य, शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243W। अगला प्रश्न आता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो निहोन हिडेक्यो को ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1857 की क्रांति के नेता बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो वीर कुंवर सिंह ने। तो हम आपको पहले भी करा चुके हैं प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड में। मैं प्रश्न इसी वजह से लेता था
कि 1857 की क्रांति का जब मैंने प्रश्न कराया है तो ये ऐसे नेता नहीं है, मैंने कभी भी नहीं लिया है कि इनको ना कराया हो। तो 1857 की क्रांति से जो महत्वपूर्ण नाम बनते थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल हो गई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से तात्या टोपे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा आगे आने वाले शिफ्टों के लिए, क्योंकि अब प्रश्न यहाँ से आज स्टार्ट हुआ, अभी तक प्रश्न देखने को नहीं मिला। अगर आया हो तो वो कंसर्न में नहीं आया है, लेकिन आज ये प्रश्न देखने को मिला है। तो विश्वास रखिए कि आगे आने वाले शिफ्टों में अब 1857 की क्रांति से प्रश्न बनेंगे, तो टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, आगे आने वाले शिफ्टों में इम्पोर्टेंट होगा। चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी? तो ये फेमस क्वेश्चन है। चारबाग शैली जो है ये मुगलों के द्वारा भारत में चारबाग शैली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आता है, बेरोजगारी भत्ता किस अनुच्छेद में है? तो बेरोजगारी भत्ते का ऐसा कोई किसी भारतीय संविधान में अनुच्छेद में वर्णित नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, रोजगार में समानता के अवसर ये अनुच्छेद 16 में बताया गया है। इसी की व्याख्या हम कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपको ये प्रश्न समझ में आ सके सही के। तो इसका आंसर जो था वो नहीं था, क्योंकि संविधान में सीधे तौर पर बेरोजगारी भत्ते का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो बेरोजगारी भत्ते का जिक्र नहीं किया गया है, उसमें शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता जैसे मामलों को सहायता शामिल की जाती है। अगर आप देखते होंगे कि जो वृद्धा पेंशन चलती है, विधवा पेंशन चलती है, ये एक ऐड के तरीके से चलाया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि फिक्स हम दे ही दें। और आपको पता ही होगा 36 से 51 तक डीपीएसपी राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य उसे दे या ना दे, ये बाध्य योग नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 16 में आपका कहा गया है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह बेरोजगारी भत्ते के बारे में विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी प्रावधान आपका दिया नहीं गया है। तो ये दो अनुच्छेद आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो 16 आपका इम्पोर्टेंट बनता है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करना, और 41 जो आपका दिया गया था एड के तरीके से, जैसे आपका बुढ़ापे में या विकलांगता में जो विकलांगता सहायता दी जाती है, या विधवा पेंशन हो गई आपकी, या जो वृद्धावस्था में जो पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो ये तरीके की एक हेल्प होती है। लेकिन ऐसा बेरोजगारी भत्ते के जिक्र नहीं किया गया है। कई राज्य हैं जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, एसटी की जनसंख्या भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? अगर ऑप्शन में आपका उड़ीसा दिया होगा तो वहाँ पे उड़ीसा राइट आंसर था। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यह अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक जो राज्य की जनसंख्या का 21% है, ये आपका एमपी का। तो ये आपको याद रखना है। अगर वहीं हम उड़ीसा की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। और मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में राज्य की जनसंख्या का जो लगभग 95% है वो आपका अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। झंकर झील कहाँ से संबंधित है? तो झंकर झील जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति घाटी है वहाँ में स्थित है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति का अनावरण किस मूर्तिकार ने किया था? तो ये अरुण योगीराज जी जो हैं इनके द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक जो थी वो 191 रैंक रही 180 देशों में से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक वार्षिक रैंक है जो कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। सैन फ्रांसिस्को में इसकी एजेंसी है और ये 2002 से प्रकाशित हो रहा है। और इसमें जो अभी टॉप कंट्री रहा वो नॉर्वे इसमें टॉप पर रहा। भरतनाट्यम नृत्य की अंतिम अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तिल्लाना। लौटते हुए मानसून में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु। अगर ऑप्शन में चेन्नई दिया होगा तो चेन्नई, अगर शहर पूछे गए होंगे तो वहाँ पे चेन्नई जरूर दिया गया होगा, तो चेन्नई आपका राइट आंसर होगा। और वैसे आपका राज्य पूछा गया हो तो तमिलनाडु वहाँ पे राइट आंसर होगा। पूर्व मानसून या मानसून के बाद के मौसम के रूप में भी इसे हम जानते हैं। और लौटता हुआ मानसून ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को संदर्भित करता है। आमतौर पर सितंबर से दिसंबर तक ये मानसून देखने को हमें मिलता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ध्वनि तरंगों की बात करें ये यांत्रिक तरंगें हैं आपकी। मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 23 के तहत इसको बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 में आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध बताया गया है। 14 वर्ष से बालकों पर लागू ये होता है।
और मोखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो ईशान वर्मन जो है ये आपका मोखरी वंश का संस्थापक था। उत्कल किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में उत्कल ये स्थित है। MS पावर पॉइंट को सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट की कौन सी होती है? तो Ctrl+S से हम इसको सेव करते हैं। सड़क परिवहन के लिए आवंटित बजट कितना है? तो 2.86 लाख करोड़ ये बजट आवंटित किया गया था सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिसके मंत्री जो हैं वो कौन है? तो नितिन गडकरी जी इस पोर्टफोलियो को संभालते हैं। अगला प्रश्न है, लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में ये स्थित है। ताही है वही किस स्थान पर स्थित है? तो पाकिस्तान में ये जो है आपका खैबर पख्तून इलाका है उसमें ये आपकी मूर्ति ये जगह पड़ती है। प्लेटिनम के साथ एक दुर्लभ धातु है जो समुद्र की सतह के नीचे ये आपकी देखने को मिलती है, अनकॉमन मेटल के नाम से हम इसे जानते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन प्रति टन किलोमीटर पर सबसे कम कार्बन उत्सर्जित करता है? तो समुद्री जहाज जो होता है ये सबसे कम CO2 उत्सर्जित करता है। लोकपाल की अवधारणा हमने किस देश से ली है? तो लोकपाल की अवधारणा जो है ये डेनमार्क से हमने ली है। ये प्रश्न आता है आपका कि थार रेगिस्तान में कौन से पेड़ नहीं पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा तो गया है, 2-3 बच्चों ने हमें कंफर्म कराया है, पर इसको एग्जैक्ट तरीके से उन्होंने नहीं बता पाया है। तो होता है एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना और फिर प्रेशर पेपर अच्छा भी जाता है नहीं भी जाता है, तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन तब भी बच्चे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, उन लोगों के लिए वेल थैंक्स। लेकिन प्रश्न अगर हम देखें कि प्रीवियस ईयर में आपका इसी समय RPF में पेपर हुआ था जो 2 मार्च को 2025 को आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। तो एटलीस्ट मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये प्रश्न इसी से संबंधित होगा या कोई पेड़ दिए गए होंगे तो वहाँ पूछ लिया गया होगा, लेकिन ये आपका RPF में बना था, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया हो। अगर इसकी बात करें तो आगे हम आपको सॉल्यूशन इसका दे रहे हैं अभी। तो इसका जो आंसर होगा कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? तो कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ीदार पौधे अधिकतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका दिया गया है कि थार मरुस्थल में, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है, शुष्क वातावरण के लिए जाना जाता है, जैरोफाइट वनस्पति जैसे कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ीदार पौधों का समर्थन करता है। बबूल प्रजाति जिसमें बबूल, स्लेगन, बबूल, ये पेड़ अगर दिए गए होंगे तो ये बबूल होता है, झाड़ियाँ होती हैं, ये इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। और अन्य प्रचलित वनस्पति जिसमें प्रेसोजुलोफोरा आमतौर पर मैस्केट के रूप में भी जाना जाता है, और यूरोफोरा ये एक विभिन्न प्रजाति है जो रेगिस्तान में पाई जाती है। ये पौधे अत्यधिक गर्मी और न्यूनतम पानी की स्थिति में जीवित रहने के लिए अनुकूल होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ियोंदार पौधे पानी के लिए नुकसान को कम करते हैं, मतलब ये एक गहरी जल प्रणाली से बने होते हैं। तो बबूल अगर पेड़ उसमें दिया गया होगा तो वो उसका राइट आंसर हो गया, नहीं पूछा गया होगा। तो आमतौर पर जो फलदार वृक्ष होते हैं वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। कैक्टस हो गया, आपका बबूल हो गया, ऐसे पेड़ जिनमें पानी की आवश्यकता ना के बराबर होती है, वो पेड़ आपको रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। तो मेरा अनुमान ये है कि अगर आपको पेड़ दिए गए होंगे तो बबूल भी दिया होगा, वहाँ पे कैक्टस भी दिया गया होगा, और ये जो बबूल की जो अन्य प्रजाति होती हैं, स्लेगन वगैरह, ये भी आपका दिया गया होगा, और एक उसमें फलदार वृक्ष दिया गया होगा। तो वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पे नहीं पूछा गया। तो बाकी अगर ये प्रश्न सेमेटिव्स पूछा गया था तो ये प्रश्न जो है आपका RPF में 2 मार्च 2025 को पूछा जा चुका है। बाकी ये थे आप लोगों के प्रश्न, जितने भी हम आप लोगों के लिए रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ला सकते हैं। रियल हमारा काम ही है कि आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी देना, फालतू के रिव्यू हम नहीं करते हैं कि पेपर ख़त्म हुआ तुरंत वीडियो डाल दो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जो भी देंगे आपको बिलीव रखिए 100% रियल और ऑथेंटिक देंगे। हाँ, एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं बनते हैं कभी कभी, और सेंटर से निकलने के बाद मैंने बताया वो बच्चे बताने में भी थोड़ा मिस कर जाते हैं। तो हाँ, 2-4 प्रश्न, अगर हम 40 प्रश्न डिस्कस करा रहे हैं आपको दिन भर में सभी शिफ्टों का, तो एक आध 2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये है कि प्रश्न वो अराउंड ही उसी के बना होगा। तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है। अगर आप लोगों का पेपर उसी शिफ्ट में होता है तो आप लोग हमें नीचे भी कंफर्म करा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो पिछला शिफ्ट था 9 तारीख को, वो आपका विराट कोहली से रिलेटेड कुछ पूछा गया था उसमें, तो एक बच्चे का पेपर था उसी शिफ्ट में, तो उसने कंफर्म भी कराया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप लोगों का भी होता है तो आप लोग भी हमें नीचे कंफर्म करा सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।